morning students. Today we are with a new chapter, that is the chapter of class 10. Most demanding chapter is this, सबसे ज़्यादा demanding chapter है हिस्ट्री का। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, सबसे ज़्यादा डाउट बच्चों को इस चैप्टर में होते हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस चैप्टर में बच्चों को आती है। तो बोर्ड के लिहाज से वन शॉट सीरीज में हम आज ये चैप्टर कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर क्या है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप से नेशनलिज्म की शुरुआत, यूरोप में किस तरीके से नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ और फिर वो पूरी दुनिया में फैला ना। तो इसकी शुरुआत होती है ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। आप अपनी बुक में फर्स्ट पेज पर ही इस चैप्टर में एक पेंटिंग देख रहे हैं। किसकी पेंटिंग? फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग। फ्रेडरिक सोरियो कौन था? फ्रेडरिक सोरियो एक फ्रेंच आर्टिस्ट था। 1848 में उसने एक पेंटिंग बनाई। उसका एक ड्रीम था। क्या ड्रीम था? वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक का, कि पूरी दुनिया में सोशल रिपब्लिक होना चाहिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए, मोनार्की का एंड हो जाए पूरी दुनिया से और पूरी दुनिया में जो है ना नेशनलिज्म आ जाए, डेमोक्रेटिक रूल आ जाए, सोशलिज्म आ जाए, यानी कि गवर्नमेंट जो पब्लिक के द्वारा इलेक्टेड हो, ऐसी गवर्नमेंट के हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन आ जाए। जो मोनार्की है वो ख़त्म हो जाए, जो किंग्स एम्परर्स का रूल है वो ख़त्म हो जाए, जो फ्यूडल सिस्टम था यूरोप का वो ख़त्म हो जाए, क्लर्जी नोबिलिटी का जो मोनोपोली चलती थी, उनकी जो ऑटोनॉमी चलती थी, उसको वो ख़त्म करना चाहता था। इसलिए इस चैप्टर की शुरुआत में ही जो पेंटिंग दी है उसमें ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक दिखाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस पेंटिंग में फ्रेडरिक सोरियो क्या डिफेक्ट करना चाहता है, क्या वो बताना चाहता है फ्रेडरिक सोरियो इस पेंटिंग में। तो आप जब देखेंगे इस पेंटिंग को, ये पेंटिंग 1848 में बनाई गई थी। फ्रेडरिक सोरियो फ्रेंच आर्टिस्ट था। इसमें आप देख रहे हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग मूवमेंट कर रहे हैं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के चारों तरफ घूम रहे हैं। रियल सेंस में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी क्या है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी मतलब लिबर्टी मीन्स फ्रीडम, यानी कि सब चाहते हैं कि दुनिया में फ्रीडम हो, इसलिए लोग एक के बाद एक आ रहे हैं और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को क्राउड लगा रहे हैं। सबसे पहले इसमें यूएसए के लोग हैं, स्विट्जरलैंड के लोग हैं, वो कतार में सबसे आगे हैं। कतार में सबसे आगे क्यों है? क्योंकि यूएसए और स्विट्जरलैंड में ऑलरेडी डेमोक्रेसी आ चुकी है। उसके बाद जर्मनी के लोग हैं, फिर इटली के लोग हैं और अपने अपने अलग अलग कंट्रीज़ के लोग हैं। सब चैन में बनाए हुए हैं, सब आगे बढ़ते जा रहे हैं, सब मार्च कर रहे हैं और सब अपनी नेशनल कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं, सब अपना फ्लैग लिए हुए हैं, जो भी उन्होंने डिज़ाइन किया है एज अ सोशलिस्ट रिपब्लिक बनाने के लिए, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने के लिए। तो वो इस तरीके से ये फ्रेडरिक सोरियो जो है चाहता, और ऊपर वो एंजल्स को दिखा रहा है कि देवता भी देख रहे हैं इस मार्च को, कि कैसे पूरा यूरोप जो है डेमोक्रेसी की डिमांड कर रहा है, यूरोप के सभी लोग डेमोक्रेसी की डिमांड कर रहे हैं। तो इस पेंटिंग के माध्यम से वो यही चीज़ें डिपेक्ट करना चाहता है। उसका जो ड्रीम था डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक का, वो इसमें दिखा रहा है। जैसा उसने कहा, उसने 4 पेंटिंग्स बनाई थी इस तरीके की, जिसमें से एक आपकी बुक में यहाँ पर दी गई है ना। और वो उसका यूटोपियन विजन है। यूटोपियन विजन का मतलब सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट, मतलब वास्तव में जैसी सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करती ऐसी सोसाइटी वो बनाना चाहता है ना। और एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब क्या है? एब्सोल्यूटिस्ट वो लोग हैं जो सिर्फ अपनी मोनोपोली चलाना चाहते हैं। एब्सोल्यूट मोनार्की एक वर्ड है। एब्सोल्यूट मोनार्की मतलब संपूर्ण राजशाही, पूर्ण राजशाही, यहाँ पर एम्परर या रूलर का शासन पूरी तरीके से हो, इस तरीके का की राजशाही जहाँ जो इस्टेब्लिश थी यूरोप में, उसको ख़त्म करके वो क्या लाना चाहता है? वो डेमोक्रेसी लाना चाहता है। इस पेंटिंग में ये शो कर रहा है ना। तो लिबर्टी क्या है? फीमेल फिगर है।
ज़्यादातर फीमेल फिगर ही दुनिया में जो है शो किए गए हैं अलग अलग चीज़ों को डिपेक्ट करने के लिए, स्पेशली नेशंस को। हम इंडिया में क्या करते हैं, भारत माता, हम इंडिया को क्या बोलते हैं, भारत माता। रियल सेंस में कोई भारत माता है नहीं, एक फीमेल फिगर है जो हमारे नेशन को रिफ्लेक्ट करता है, जो हमारे नेशन को शो करता है ना, जो हमारे नेशन को डिपेक्ट करता है। स्टैच्यू ऑफ जर्मनी को नोटिफाई करने के लिए हम उसको यूज करते हैं। तो ये जो पेंटिंग है इसमें इन आइडियल्स को दिखाया गया है कि एक डेमोक्रेसी के आइडियल्स क्या होते हैं, एक सोशल रिपब्लिक के आइडियल्स क्या होते हैं, और आइडिया जो है नेशन स्टेट का वो कैसे कंप्लीट होगा, कैसे दुनिया में नेशन स्टेट्स का फॉर्मेशन होगा। क्योंकि पूरा यूरोप फ्रेगमेंटेड था, जर्मनी 39 पार्ट्स में डिवाइडेड था, इटली 7 पार्ट्स में डिवाइडेड था, और भी इलाके ऐसे थे दुनिया के जो आज एग्जिस्ट नहीं करते है ना, जिनको आज हम नहीं जानते, जो कहीं मर्ज हो गए, खत्म हो गए। उस जमाने में बहुत ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में ये सब डिवाइडेड थे। तो इन सबको यूनाइटेड रिपब्लिक बनाने के लिए, नेशनल रिपब्लिक बनाने के लिए ये प्रयास किया गया था। तो फ्रेडरिक सोलियो की जो सोच है वो सोच उस समय के रिवोल्यूशनरीज में थी, वो सोच उस समय के क्रांतिकारियों की थी, वो सोच उस समय के मिडिल क्लास के प्रोफेशनल लोगों की थी जो डेमोक्रेसी लाना चाहते थे, जो नेशनलिज्म लाना चाहते थे, जो सोशलिज्म लाना चाहते थे दुनिया में। तो आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन दुनिया की पहली ऐसी रिवॉल्यूशन थी जिसने आइडिया ऑफ नेशन डेवलप किया। यहाँ से राष्ट्र शब्द आया, नेशन वर्ड आया यूरोप में। इससे पहले नेशंस नहीं थे, फ्रैगमेंटेड एरियाज थे जिन पर अलग अलग रूलर्स का, अलग अलग मोनार्क्स का, अलग अलग एम्परर का रूल हुआ करता था, उनका कब्जा हुआ करता था। लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद 1789 में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उसके बाद पहली बार यूरोप में आइडिया ऑफ नेशन आया, राष्ट्र की एक सोच विकसित हुई ना। 1789 में जो एब्सोल्यूट मोनार्की थी उसके खिलाफ फ्रांस के लोग सड़कों पर आ गए, उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। आइडिया ऑफ जो नेशनलिज्म था वो ला पार्टी से आया। ला पार्टी मतलब फादरलैंड एंड सिटॉइन। सबसे पहले जो रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने एक नया आइडिया डेवलप किया। वो आइडिया क्या था, ला पार्टी एंड सिटॉइन। ला पार्टी मतलब फादरलैंड। सबसे पहले फ्रांस में फादरलैंड से शुरुआत हुई थी, बाद में वो पूरी दुनिया में नेशन को मदरलैंड के रूप में शो किया जाने लगा। लेकिन फ्रांस में जो शुरुआत हुई थी वो ला पार्टी से शुरू हुई थी। ला पार्टी मतलब फादरलैंड एंड सिटॉइन। सिटॉइन मतलब सिटीजन, नो रूलर, नो एम्परर, नो मोनार्क, कुछ नहीं, सिर्फ कंट्री और उसके सिटीजन। गवर्नमेंट कौन चलाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन कौन चलाएगा, सिटीजन चलाएंगे। कैसे चलाएंगे, डेमोक्रेटिक सिस्टम के द्वारा चलाएंगे, यानी अपनी गवर्नमेंट इलेक्ट करेंगे और उसके द्वारा चलाएंगे। तो ये आइडिया कहाँ से आया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब शुरू हुई थी, 1789 में शुरू हुई थी। क्यों शुरू हुई थी, क्योंकि मोनार्की जो थी ना, बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ते जा रहे थे, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, समाज 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। 3 पार्ट्स कौन थे, क्लर्जी, नोबल्स, नोबिलिटी एंड कॉमन मतलब थर्ड कॉमन। 3 कैटेगरीज में ये सोसाइटी डिवाइडेड थी, उसके हिसाब से सिस्टम चलता था ना। क्लर्जी मतलब चर्च, चर्च के पास प्रॉपर्टी हुआ करती थी, चर्च अपने हिसाब से सिस्टम चलाते थे। चर्च का जो सिस्टम था वो रूल्स रेगुलेशंस बनाते थे और नोबल्स यानी कि रूलर्स उसको क्या करते थे, फॉलो करते थे। और ना तो क्लर्जी टैक्स देते थे ना ही नोबल्स टैक्स देते थे, जबकि सारी प्रॉपर्टीज इनके पास होती थी, मिनिस्टर्स के पास होती थी, चर्चेज के पास होती थी। और इवन चर्च जो है अपना अलग से टैक्स वसूल किया करते थे। इस वजह से पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान थी और 1789 में इसीलिए सबसे पहले यूरोप में जो रिवॉल्यूशन शुरुआत हुई वो फ्रांस से शुरुआत हुई। 1789 में फ्रांस के लोग सड़कों पर आ गए। उन्होंने जो है ना
emphasis the notion of united community enjoying equal rights under a constitution। उन्होंने एक डिमांड रखी कि सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। अगर मोनार्की है, किंग है, रूलर है, तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करेगा, संविधान के हिसाब से काम करेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाने के लिए सबसे पहले उन्होंने प्रयास किया। अ न्यू फ्रेंच फ्लैग टिकलर वाज चोजन टू रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड। इस रिवॉल्यूशन में एक नया टिकलर फ्लैग चुना गया फ्रांस के लिए। पुराना जो फ्लैग था रॉयल स्टैंडर्ड, उसको रिप्लेस किया रिवॉल्यूशनरीज ने। द स्टेट्स जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रिनेम्ड द नेशनल असेंबली। और पहले जो एब्सोल्यूट मोनार्की थी उसकी जगह पर स्टेट जनरल्स का जो इलेक्शन होने की शुरुआत हुई वो किसके द्वारा हुई? सिटीजन्स के द्वारा। सिटीजन इलेक्शन करेंगे नेशनल असेंबली का, वो इलेक्टेड बॉडी होगी। आज हाइम्स वर कंपोज्ड, ओथ्स टेकन एंड मार्टर्स कम्युनिकेटेड। जगह जगह ओथ्स ली गई, प्रोसेसंस निकाले गए, जुलूस निकाली गई, शपथ खाई गई कि आप जो है हम इलेक्टेड गवर्नमेंट मोनार्की को एंड करके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की शुरुआत करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, राजा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा, उसको फॉलो करेगा। ये डिमांड थी रिवॉल्यूशनरीज की। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज वर एबोलिश्ड, और इसके द्वारा जो चेंज आया उसमें इंटरनल कस्टम ड्यूटीज को एबोलिश कर दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की शुरुआत की गई। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट एडॉप्ट किया गया। ये सारे चेंज जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के द्वारा आए। 1789 में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ उसने काफ़ी हद तक चेंज किए, काफ़ी हद तक जो परिवर्तन किए वो थे। और ये सारे चेंज रिवॉल्यूशनरीज जो करना चाहते थे वो सिर्फ फ्रांस में नहीं करना चाहते थे। दे वांटेड टू एंड द डिपोटीज फ्रॉम होल यूरोप। वो पूरे यूरोप से डिपोटीज खत्म करना चाहते थे। वो चाहते थे कि पूरे यूरोप में जो है ना नेशन स्टेट का फॉर्मेशन, पूरे यूरोप में डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक का फॉर्मेशन हो जाए। तो ये उनका पर्पस सिर्फ फ्रांस के लिए नहीं था, उनका पर्पस पूरे यूरोप से मोनार्की को एंड करना था, पूरे यूरोप में सोशल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को इस्टेब्लिश करना था। इसीलिए उन्होंने पूरे यूरोप में वेट और मेजरमेंट सिस्टम को ठीक कराया, करेंसी सिस्टम को ठीक कराया। ये इफेक्ट था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का कि पूरे यूरोप में इसका इफेक्ट पड़ा। और बाद में आगे पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर में, इसी की वजह से जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, इटली का यूनिफिकेशन हुआ, और बहुत सारी टेरिटरीज बदल गई, उनकी सीमाएं बदल गई, नए फॉर्मेशंस हो गए कंट्रीज के, यूनिफिकेशन हो गए, है ना, बहुत कुछ चेंज आया इसमें। और जब ये फ्रांस में जो भी घट रहा था, इन इवेंट्स की न्यूज़ जब यूरोप के अन्य कंट्रीज में पहुंच रही थी, अन्य देशों में पहुंच रही थी, तो वहाँ पर भी लोगों ने ऐसा शुरू किया। एजुकेटेड मिडिल क्लास जो है सड़कों पर आ गया और उसने जगह जगह इस तरीके के रिवॉल्यूशन शुरू कर दिए, ऐसी क्रांति शुरू की जिससे कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का फॉर्मेशन हो, सोशलिस्ट गवर्नमेंट आ जाए, मोनार्की का एंड हो जाए। इस तरीके के प्रयास जगह जगह आने लग गए, और सिर्फ यूरोप में ही नहीं बल्कि और जगह पर भी। और 9th क्लास में लोगों ने पढ़ा हुआ था कि सिर्फ फ्रांस में ही नहीं, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई बोर्बन डायनेस्टी, फॉर्मेशन हो गया पार्लियामेंट का, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई। उसके बाद 1791 में जो है रॉबर्टस्पियरे के हाथ में सत्ता चली गई। रॉबर्टस्पियरे बहुत तानाशाह टाइप का था, तो वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, लेकिन उसने जो सत्ता व्यवस्था शुरू की उसमें उसके खिलाफ बोलने वाले के लिए कोई स्थान नहीं था। गुलिशन कर देता था वो अपनी पार्टी के लोगों को भी, अपने विरोधियों को भी, जो भी उसके खिलाफ बोलता था वो सबको गुलिशन कर देता था। बाद में फिर उसको हटा करके नेपोलियन बोनापार्ट सत्ता में आ गया। तो ये बहुत सारे चेंज इस दौरान फ्रांस में हुए, है
है ना, नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मेनी ऑफ द रिफॉर्म दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस। नेपोलियन जब सत्ता में आ गया तो उसने यूरोप में फ्रांस के ऊपर जितने भी कंट्री थे वहां पर वो सारे मेजर्स इंट्रोड्यूस किए जो वो फ्रांस में ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुका था, जिसको नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना जाता है। क्या क्या सुधार किए उसने वेट और मेजरमेंट का सुधार किया, सभी जगह उसने एक जैसा वेट और मेजरमेंट की शुरुआत करी। सिंगल यूनिफॉर्म करेंसी की शुरुआत उसने की। उसने जो है ये सिविल कोड ऑफ 1804 या नेपोलियन कोड की बात कर रहे हैं, उसमें उसने सिंगल वेट मेजरमेंट शुरू किया, करेंसी की शुरुआत, सिंगल करेंसी की शुरुआत की उसने, प्राइवेट प्रॉपर्टी की शुरुआत कर दी, राइट टू प्रॉपर्टी उसने लोगों को दिया, है ना। और डच रिपब्लिक में, स्विट्जरलैंड में, इटली में, जर्मनी में सिंप्लीफाइड कर दिया उसने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को, आसान बना दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उसने अच्छा किया। एबोलिश द फ्यूडल सिस्टम उसने खत्म कर दिया। ये क्लर्जी, नोबिलिटी और कॉमन पीपल का जो सिस्टम हुआ करता था, कॉमन पीपल से टैक्स लिया जाता था, क्लर्जी और नोबिलिटी जो एक्सप्लॉयटेशन करते थे कॉमन पीपल का, वो उसने खत्म कर दिया। डिपेंड्स फ्रॉम सर्फडम एंड मैनोरियल ड्यूज, जो भी मैनोरियल ड्यूज हुआ करते थे, जो रेवेन्यू ड्यू हुआ करता था कॉमन पीपल के ऊपर, वो खत्म कर दिया उसने। सर्फडम उसने एंड कर दिया, स्लेवरी सिस्टम का उसने एंड कर दिया, इसको खत्म कर दिया। तो सिविल कोड में आपको याद रखना है, पीजेंट्स, आर्टिसंस और वर्कर्स, न्यू बिजनेसमैन को जो है उसने एक फ्रीडम दे दी। यानी कि नेपोलियन ने क्या क्या किया, वेट मेजरमेंट सिस्टम ठीक किया, करेंसी सिस्टम ठीक किया, प्रॉपर्टी का सिस्टम ठीक किया, फ्यूडल सिस्टम को ऐड कर दिया, सर्फडम सिस्टम को ऐड कर दिया, बिजनेसमैन को, कॉमन पीपल को फ्रीडम दे दी जिससे वो अपने तरीके से काम कर पाए, है ना। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स गुड्स इन पर्टिकुलर बिगेन टू रियलाइज द यूनिफॉर्म लॉ, सबके लिए एक जैसे लॉ बना दिए। पहले क्या होता था, क्लर्जी के लिए अलग लॉ, नोबिलिटी के लिए अलग लॉ, कॉमन पीपल के लिए अलग लॉ, है ना। तो ये सिस्टम उसने शुरू किया। तो ये सब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के इफेक्ट थे, जिसकी वजह से फ्रांस में जो है मोनार्की की जगह, एब्सोल्यूट मोनार्की की जगह पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई थी, जिसमें जो 9th क्लास में आपने पढ़ाई की, जो जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी, जो एक्टिव सिटीजन होते थे, दो तरीके की कैटेगरी में लोगों को बांट दिया, एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन वोट करते थे, हालांकि ये भी क्लर्जी की एक चाल थी, सत्ता को अपने हाथ में ही रखने के लिए उन्होंने, पहले तो क्या होता था कि टैक्स लगता ही नहीं था क्लर्जी और नोबिलिटी से, फिर उन्होंने क्या किया कि क्लर्जी और नोबिलिटी से टैक्स लेना शुरू कर दिया, और इसलिए शुरू कर दिया क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम बनाया कि जो जितना ज़्यादा टैक्स देगा वो सत्ता में ऊपर तक जाएगा, है ना। कम से कम उनको एक्टिव सिटीजन माने जाने लगा जो टैक्स देते थे, है ना, और जो ज़्यादा टैक्स देता था वो ज़्यादा ऊपर तक जाता था, है ना। 28 मिलियन में से 4 मिलियन को जो है एक्टिव सिटीजन बना दिया गया। वो 4 मिलियन वोट डालते थे और उनके वोट से 50,000 इलेक्टर्स चुने जाते थे। उन 50,000 इलेक्टर्स में से 754 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते थे, जो फिर उसी में से कुछ लोगों को जो है कॉन्स्टिट्यूशन में स्थान ऐसा होता था कि वो राजा के इक्वल होते थे, राजा उनकी सलाह से काम करता था। इस तरीके से पार्लियामेंट का डेवलपमेंट हुआ और फिर नेपोलियन ने जो है और उसमें सुधार किया, सिविल कोड लागू किया 1804 में। इस तरीके से ये चेंज आए फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से, पूरे फ्रांस में ही नहीं पूरे यूरोप में, जिसने आइडिया ऑफ नेशन दिया दुनिया को, नेशनलिज्म दिया, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक को इस्टेब्लिश करने की शुरुआत करी मॉडर्न एज में। दूसरा आपका टॉपिक है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सेकंड थीम है मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। न्यू मिडिल क्लास कौन था, एरिस्टोक्रेट्स कौन थे, न्यू कंजर्वेटिव आफ्टर 1815, फिर 1815 के बाद यानी कि नेपोलियन के डिफीट के बाद दोबारा से सत्ता उन यूरोप के उन्हीं लोगों के हाथ में चली गई जिनको हटा दिया गया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद। फिर नेपोलियन ने जिनको डिफीट कर दिया था और अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी, लेकिन
बाद में सबने मिलकर के नेपोलियन को हराया और सत्ता में आ गए, ये पढ़ेंगे इस टॉपिक में। और रिवॉल्यूशनरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में वी नो टुडे जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, ये जो भी देश हैं वो ऐसे नहीं थे, ये सब फ्रैगमेंटेड थे, ये सब टुकड़ों में बटे हुए थे। जर्मनी जो है 39 टुकड़ों में बटा हुआ था, इटली 7 टुकड़ों में बटा हुआ था, और भी सब बटे हुए थे। तो एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, एरिस्टोक्रेट्स जो थे वो डोमिनेंट क्लास था कॉन्टिनेंट। एरिस्टोक्रेट्स मतलब रूलर्स, मोनार्क्स, किंग्स, एम्परर्स, इनकी सत्ता चलती थी, इनके हिसाब से सब कुछ चला करता था। दे ओन्ड स्टेट्स इन द कंट्री साइड, से इनके पास कंट्री साइड्स में खूब स्टेट्स होती थी, जमीन होती थी, प्रॉपर्टीज होती थी। दे वर हैविंग हाउसेस इन द सिटी, शहरों में उनके पास घर होता था। न्यूमेरिकली दे वर स्मॉल इन द नंबर्स, हालांकि वो जनसंख्या में बहुत कम थे, लेकिन वो एरिस्टोक्रेट्स के ही साथ संबंध बनाते थे। मैरिटल रिलेशंस, जो शादी संबंध इनके होते थे, वो एरिस्टोक्रेट्स के साथ होते थे। दे यूज्ड टू स्पीक फ्रेंच फॉर डिप्लोमेसी, जब वो सब मिलते थे एरिस्टोक्रेट्स तो फ्रेंच बोला करते थे। फ्रेंच वहाँ की मेन लैंग्वेज थी, वो अपनी लोकल लैंग्वेज नहीं बोलते थे। अलग अलग इलाकों से भले ही वो यूरोप के आते थे, लेकिन फ्रेंच बोला करते थे, है ना। तो ये जो मिडिल क्लास था, इसमें प्रोफेशनल लोग थे, इसमें आर्टिस्ट थे, इसमें वर्कर्स थे। इन्होंने एक नई मिडिल क्लास की शुरुआत की और वो खड़े हुए आंदोलन किया उन्होंने, और उन्होंने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने के लिए पूरे यूरोप में यूनिफिकेशन की शुरुआत कर दी। आइडिया ऑफ नेशन के साथ खड़े हुए रिवॉल्यूशनरीज आए, लिबरल नेशनलिज्म लेकर के आए। धीरे धीरे उन्होंने कहा कि मोनार्की को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कन्वर्ट करो, फिर और आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से एक दिन जो है ना डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इस्टेब्लिश हो जाएगा, नेशन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जो फ्रेगमेंटेड थे यूरोप के अलग अलग कंट्री, उनको एक बना दिया जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने यूनिफिकेशन की शुरुआत की। जो सेंट्रल यूरोप था, वहाँ पर जो लैंड होल्डिंग्स थी वो वास्ट स्टेट्स थे, वहाँ पर सर्फ के द्वारा कल्टीवेशन किया जाता था, यानी कि गुलाम लोग उनका कल्टीवेशन करते थे। वेस्टर्न पार्ट में यूरोप के जो है ना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की शुरुआत हो गई थी, है ना। ट्रेड की ग्रोथ हो रही थी, टाउन्स की ग्रोथ हो रही थी, और कमर्शियल क्लासेस ग्रो हो रहे थे। अब जब कमर्शियल क्लास ग्रो होगा तो सरकार से क्या चाहेगा कि टैक्स सिस्टम ठीक करो। वो सरकार से क्या चाहेगा, वेट एंड मेजरमेंट का सिस्टम ठीक करो। वो सरकार से क्या चाहेगा, करेंसी का सिस्टम ठीक करो। जब टैक्स सिस्टम ठीक होगा, करेंसी का सिस्टम ठीक होगा, वेट एंड मेजरमेंट का सिस्टम ठीक होगा, तभी वो ठीक तरीके से बिजनेस कर पाएंगे, तभी वो ठीक तरीके से अपना काम का चला पाएंगे। इसलिए ये जो न्यू मिडिल क्लास था, इसमें जो प्रोफेशनल लोग थे, जो टीचर्स थे, प्रोफेसर्स थे, एडवोकेट्स थे, बिजनेसमैन थे, इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, इन्होंने डिमांड की डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की। इन्होंने शुरुआत की कि यूरोप में जो है सोशल रिपब्लिक होना चाहिए, यूरोप में डेमोक्रेसी होना चाहिए। व्हाट द लिबरल नेशनलिस्ट स्टैंड फॉर, ये सब लिबरल नेशनलिस्ट थे। लिबरल नेशनलिस्ट किसे कहा जाता है, कौन थे लिबरल नेशनलिस्ट। द टर्म लिबरल डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट द मीनिंग फ्री, ये लैटिन भाषा के वर्ड से आता है लिबरल। लिबरल से ही आपने पढ़ा होगा लिबर्टी, यानी कि लिबरल मतलब फ्री, लिबर्टी मतलब फ्रीडम, आज़ादी। ये सब क्या चाहते थे, आज़ादी चाहते थे। किससे आज़ादी चाहते थे, मोनार्की से आज़ादी चाहते थे, एम्पररशिप से आज़ादी चाहते थे, ये फ्यूडल सिस्टम से आज़ादी चाहते थे। ये जो क्लासी, नोबलिटी और कॉमन पीपल का जो एक्सप्लोटेटरी सिस्टम था, उससे आज़ादी चाहते थे, उसके खिलाफ ये संघर्ष कर रहे थे, है ना। लिबरल सिस्टम फॉर फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। इनका पर्पज क्या था कि सब कानून की नज़र में सब समान हो, इक्वलिटी बिफोर लॉ होना चाहिए। नो क्लर्जी, नो नोबिलिटी, नो कॉमन पीपल, ऑल आर इक्वल, नो वन इज सुपीरियर, नो वन इज इन्फीरियर। कोई श्रेष्ठ नहीं है, कोई निम्न नहीं है, सब एक जैसे हों। इस तरीके के चीज़ों की स्थापना जो करना चाहते थे, इस तरीके के शासन की जो स्थापना करना चाहते थे, इक्वलिटी बिफोर लॉ, सोशल जस्टिस का जो सिद्धांत लाना चाहते थे, यही लिबरल्स का सिद्धांत था। लिबरलिज्म का मतलब यही था, इक्वलिटी बिफोर लॉ। लिबरलिज्म का मतलब था राइट टू प्रॉपर्टी। लिबरलिज्म का मतलब था एम्फेसिस ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट,
सरकार कंसेंट के द्वारा चुनी जाए, गवर्नमेंट पब्लिक इलेक्ट करे। ये नहीं कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, मूर्ख है, गधा है, पप्पू है, लेकिन वही बनेगा, है ना। तो ऐसा सिस्टम खत्म करना चाहते थे वो, इसलिए उनकी डिमांड थी कि गवर्नमेंट वही कंसेंट होनी चाहिए, यानी कि पीपल इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव की गवर्नमेंट होनी चाहिए, वो ये करना चाहते थे। इक्वलिटी बिफोर लॉ को नेसेसरी अंग मानते थे सरकार का, एडमिनिस्ट्रेशन का, है ना। यू विल रियलाइज दैट द रिवॉल्यूशनरी फ्रांस विच मेड द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन लिबरल डेमोक्रेसी द राइट टू वोट, और पहली बार इसीलिए लिबरल डेमोक्रेसी की शुरुआत फ्रांस से हुई जिसमें राइट टू वोट दिया गया। हालांकि सबको नहीं मिला, दैट वाज नॉट यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज, वो राइट टू वोट फॉर एवरीवन नहीं था, सबके लिए राइट टू वोट नहीं था। फीमेल तो बिल्कुल ही एक्सक्लूडेड थी। 28 मिलियन पॉपुलेशन में से 4 मिलियन को दिया गया, और एक्टिव सिटीजन के आधार पर दिया गया। एक्टिव सिटीजन जिनको माना गया जो कम से कम महीने में 3 दिन की सैलरी टैक्स के रूप में देते थे, 3 दिन की इनकम टैक्स के रूप में देते थे, उनको एक्टिव सिटीजन माना गया। लेकिन एक शुरुआत तो हुई, इसके पहले तो कहीं इलेक्शन का सिस्टम ही नहीं था, राइट टू वोट था ही नहीं, मोनार्की थी, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वो कैसा भी है, योग्य है कि नहीं है, मेरिट उसके अंदर है कि नहीं है, क्वालिटी है कि नहीं है, लेकिन उसको ही राजा बनना था। तो रिवॉल्यूशनरी सिस्टम खत्म कर दिया। नेपोलियन कोड आया फिर से, है ना, वेंट बैक टू लिमिटेड सफरेज, रिड्यूस्ड वुमेन टू स्टेटस फॉर अ माइनर। हालांकि नेपोलियन ने कुछ चीजें तो बहुत अच्छी की, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वेट मेजरमेंट सिस्टम ठीक किया, करेंसी सिस्टम ठीक किया, बैंकिंग सिस्टम ठीक किया, टैक्स का सिस्टम ठीक किया, लेकिन उसने राइट टू वोट खत्म कर दिया, क्योंकि वो तो डिक्टेटर था, तानाशाह था, आर्मी से शासक बना था, वो सोल्जर से शासक बना था, है ना। तो उसने कुछ चीजें अच्छी की, फ्रीडम दी, राइट टू प्रॉपर्टी दिया, वेट मेजरमेंट, करेंसी, टैक्स सिस्टम ठीक किया, लेकिन फ्रीडम फिर से छिन गई। फ्रांस की हालत तो ये थी कि आसमान से गिरे और खजूर पर लटके। पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, फिर रॉबर्सपियर आ गया, वो सबको गुलिशन कर देता था, उसके खिलाफ कोई बोलते ही नहीं था, सही बात भी कह रहा है तो उसको भी गुलिशन कर दिया। हालांकि बाद में उसका भी वही हाल हुआ, उसको भी गुलिशन किया गया। गुलिशन किया था, इंस्ट्रूमेंट था, डॉक्टर गुलिशन ने उसको इन्वेंट किया था, जिससे मौत की सजा दी जाती थी उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा सबको। तो वही जो है हुआ। उसके बाद फिर आ गया रॉबर्सपियर के बाद जो है नेपोलियन आ गया। नेपोलियन ने हालांकि कुछ सिस्टम बहुत अच्छे किए जो आज तक फॉलो करती है पूरी दुनिया। सिंगल करेंसी देश के अंदर, सिंगल वेट सिस्टम, सिंगल मेजरमेंट सिस्टम, है ना, ये सब उसने शुरुआत की। राइट की प्रॉपर्टी दिया, उसने फ्यूडल सिस्टम खत्म कर दिया, उसने मैनुअल ड्यूज खत्म कर दिए, उसने सर्फिंग का सिस्टम खत्म कर दिया, लेकिन फ्रीडम छीन ली। जो सफरेज की शुरुआत हुई थी, राइट टू वोट की शुरुआत हुई थी, जो इलेक्शन की शुरुआत हुई थी, उसने खत्म कर दिया, क्योंकि वो खुद इलेक्शन के प्रोसेस से नहीं आया था, वो बताना साधा, है ना। तो लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड द एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन। लिबरलिज्म का मतलब ये भी था कि स्टेट इम्पोज जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो खत्म किए जाएं, है ना। और लिबरलिज्म का मतलब ये था कि सबको फ्रीडम मिले। लिबरलिज्म का मतलब था मार्केट्स फ्री हो जाएं, है ना। ये जो एम्परर तय करते हैं, किंग्स तय करते हैं, रूलर्स के तय करते हैं कि ट्रेड कैसे चलेगा, वो सब खत्म हो जाए, ट्रेडर्स को ट्रेड करने की आज़ादी हो, इस तरीके का काम किया। मिडिल क्लास ने ये सब किया यूरोप में। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ द जर्मन स्पीकिंग रीजन्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century. Napoleon's administrative measures had created out of countries, small principalities, a confederation of 39 states. जर्मनी जो 39 पार्ट्स में बटा हुआ था, जहाँ पर हर पार्ट में अलग अलग वेट और मेजरमेंट सिस्टम चलता था, अलग करेंसी चलती थी। इसकी वजह से बड़ा वो होता था। एक व्यापारी 1833 में अगर हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जा रहा है तो उसको 11 कस्टम बैरियर से गुजरना होता था। हर कस्टम बैरियर पर अगर एक बार भी टैक्स लगता था तो 55% टैक्स भी लगता था, तो 55% टैक्स हो गया दूरी पर। यानी कि देश के अंदर ही कस्टम ड्यूटी देनी होती थी। आज देश के अंदर कस्टम ड्यूटी देनी होती है क्या? कस्टम ड्यूटी मतलब इम्पोर्ट टैक्स देना होता है, किसी देश में नहीं दे रहा होता, लेकिन तब देना होता था। और जर्मनी जो 39 टुकड़ों में बटा हुआ था, सोचो जर्मनी में ये जैसे आज इंडिया में मान लो 28 स्टेट्स हैं, आप सारे स्टेट से अगर गुजर रहे हैं और सब पर अगर 5% टैक्स लगा दिया जाए तो कितने परसेंट टैक्स हो जाएगा? 140% टैक्स। यानी कि 100 रुपये की चीज़ और उस पर 140 रुपये टैक्स, यानी कि 100 रुपये की चीज़ 240 रुपये की होगी, है ना। सोचो इस तरीके का जो सिस्टम था वो खत्म कर दिया गया, है ना।
और द मेजर ऑफ क्लॉथ, फॉर एग्जाम्पल क्लॉथ जो है कहीं कितने मीटर का होता था, किसी राज्य में कितने मीटर का होता था, किसी राज्य में कितने मीटर का 1 मीटर होता था, कितने इंच का होता था, है ना, इंच नहीं चलता था, है वहाँ पर एल चलता था और अलग अलग उसमें अलग अलग तरीके से मेजर किया जाता था। तो ये सारे सिस्टम जो है उसने ख़त्म करके यूनिफिकेशन का काम किया। लेकिन 1815 में फिर से सत्ता कंजर्वेटिव्स के हाथ में चली गई, यानी कि ओल्ड मोनार्क्स के हाथ में चली गई। कैसे चली गई, यहाँ पर एक और टॉपिक आया है, न्यू कंजर्वेटिव आफ्टर 1815। 1815 में हुआ क्या, यूरोपियन ने के जितने भी कंट्रीज थे, यूरोप के, ब्रिटेन, रसिया, पर्सिया, ऑस्ट्रिया, है ना, सब ने मिलकर के नेपोलियन को हरा दिया। सबने मिलकर के क्या किया, नेपोलियन को हरा दिया। और फिर ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुई। वियना की संधि, कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज ट्रीटी ऑफ वियना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपको बताता चलूँ। इसमें से सिविल कोड ऑफ 1804 या नेपोलियन कोड पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। ट्रीटी ऑफ वियना पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या थी ट्रीटी ऑफ वियना। तो ये जो जितने भी कंट्रीज थे, जिन सबको नेपोलियन ने जिनको जीता हुआ था, नेपोलियन ने जिनको डिफीट दी थी, जिसमें बाद में उन सब ने मिलकर के ब्रिटेन ने, रसिया ने, प्रूसिया ने, ऑस्ट्रेलिया ने कलेक्टिवली जो है हरा दिया। किसको, नेपोलियन को हरा दिया। कब हरा दिया, 1854 में, है ना। और फिर वियना की संधि हुई। ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था डी मेटरनिख, उसने समझौता किया और फिर से ट्रीटी ऑफ वियना के बाद, अब जब नेपोलियन हार गया, नेपोलियन ने 15-16 देश जो जीते थे वो सब क्या करें, अब उनकी सत्ता किसके हाथ में जाएगी। तो यहाँ के जो भी चांसलर वगैरह थे, जो ओल्ड मोनार्क्स थे, रूलर्स थे, एम्परर्स थे, किंग्स थे, सब वियना में जाकर के बैठ गए। डी मेटरनिख ने उस मीटिंग का संचालन किया, वो उसका हेड था। और उसने तय ये हुआ कि फिर से सत्ता में जो पुराने शासक थे वो वापस आ गए। फ्रांस में जो बोर्बन डायनेस्टी का जो किंग था वो दोबारा से सत्ता में आ गया, है ना। और सबको वापस, जो जहाँ का शासक था, जिसकी सत्ता जिसके हाथ में थी, वो सब उनको वापस कर दिया। इस तरीके से कंजर्वेटिव रिजाइम फिर से एस्टेब्लिश हो गया 1815 में। कंजर्वेटिव रिजाइम मतलब ओल्ड रूलर्स, ओल्ड मोनार्क जो थे वो दोबारा से सत्ता में आ गए फ्रांस में, और उन्होंने सत्ता पर फिर से कब्जा कर लिया। और अब जब वो आ गए तो आपको पता है कि वो नहीं चाहते थे कि फिर से वैसी स्थिति बने कि सत्ता उनके हाथ से चली जाए, है ना। इसलिए उन्होंने न्यू कंजर्वेटिव रिजाइम एस्टैब्लिश किया। ये क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं करते थे, इन्होंने सेंसरशिप की शुरुआत कर दी। क्यों, क्योंकि वो देख चुके थे कि 1789 में जो रिवॉल्यूशन हुआ था फ्रांस में, उसकी वजह से सिर्फ फ्रांस से ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप से एक तरीके से मोनार्की एंड होने पर आ गई थी। सत्ताएं छीन ली गई थी। लोग जो है मिडिल क्लास के लोग, जो लिबरल लोग थे, वो रिवॉल्यूशन करके हर देश में जो है डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश कर रहे थे, मोनार्क्स को हटाया जा रहा था। और दूसरी तरफ नेपोलियन ने सबको डिफीट करके अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। अब जब नेपोलियन नहीं रहा तो इनको मौका मिल गया, है ना। तो इन्होंने वियना की संधि की, उसके हिसाब से जो जहाँ का शासक था उसको वहाँ की सत्ता वापस कर दी गई। अब इन्होंने जब सत्ता वापस आ गई तो इन्होंने कहा कि हमारी लेजिटिमेसी पर कोई क्वेश्चन नहीं उठाएगा। उन्होंने कहा पास्ट शुड बी रेस्पेक्टेड, पास्ट का रेस्पेक्ट करो। पास्ट क्या, पास्ट का रेस्पेक्ट मतलब मोनार्की का रेस्पेक्ट, पास्ट का मतलब रेस्पेक्ट मतलब किंग्स का रेस्पेक्ट, रूलर्स का रेस्पेक्ट, जो अभी तक सत्ता में थे, है ना, बोले उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए, हमें पास्ट नहीं भूलना चाहिए, पास्ट का रेस्पेक्ट होना चाहिए, है ना। मोस्ट times things were imposed censorship laws to control was and said in newspapers, books, plays। फिर से सेंसरशिप लगा दी गई न्यूज़ में, बुक्स पर, प्लेस पर, ताकि लोग उनके खिलाफ बोले नहीं, कोई मीडिया में उनके खिलाफ नहीं आए, और लोगों को कहा गया कि आप पास्ट का रेस्पेक्ट करो। इस तरीके से कंजर्वेटिव रिजाइम इस्टेब्लिश कर लिया गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है रिवॉल्यूशनरीज। भाई अब रिवॉल्यूशनरीज कहाँ गए? भाई आपने जिसको हराया मान लो, और आपने जिसके हाथ से सत्ता छीनी, अगर वो दोबारा सत्ता में आ जाए और जबरदस्ती जिसको लड़ करके आपने हराया, तो वो क्या चाहेगा? वो चाहेगा कि आप दोबारा
फिर से वही न कर पाए जो आपने पहले किया था, इसलिए वो आपको कई तरीके से हरेस करने की कोशिश करेगा। इसीलिए सेंसरशिप लगा दी गई कि आप मीडिया में कुछ नहीं बोले, अखबार में कुछ नहीं छापेंगे, आप प्ले नहीं दिखाएंगे हमारे खिलाफ कोई, आप जो है मीडिया में कुछ भी नहीं बोलेंगे, सेंसरशिप लगा दी गई। अब रिवॉल्यूशनरीज का क्या हुआ? रिवॉल्यूशनरीज को गायब होना पड़ा, अंडरग्राउंड होना पड़ा। तो अगला हमारा जो टॉपिक है रिवॉल्यूशनरीज क्या हुआ? रिवॉल्यूशनरीज सभी अंडरग्राउंड हो गए, है ना। 1815 में जब सिस्टम आया, ऑपरेशन होने लग गया रिवॉल्यूशनरीज का, फिर से सत्ता मोनार्क्स के हाथ में आ गई, किंग्स के हाथ में आ गई, तो वो ढूंढ ढूंढ के रिवॉल्यूशनरीज को पकड़ने लग गए, मारने लग गए उनको, है ना। वियना कांग्रेस के बाद जो लिबर्टी और फ्रीडम के लिए जो लड़ रहे थे यूरोप में, वो सब अंडरग्राउंड हो गए। इटालियन रिवॉल्यूशनरी जो मैजनी था ना जिनेवा में, जिसका जन्म हुआ था 1807 में, उसने सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी कैलगरी में। 24 साल की एज में उसने उसको एक्साइल कर दिया गया था, निकाल दिया गया था, है ना। 1831 में उसने जो है ना लिगुरिया में रिवॉल्यूशन किया, उसने यंग इटली, यंग यूरोप नाम की सीक्रेट सोसाइटीज बनाई। अब आप सरेआम आंदोलन नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि सत्ता में कोई डिक्टेटर बैठा है, सत्ता में कोई मोनार्क बैठा है, वो आपको करवा देगा, है ना। राजा के खिलाफ किसी की हिम्मत होती थी क्या बोलने की? जब राजा बहुत शक्तिशाली होता था तो पब्लिक विद्रोह नहीं कर पाती थी, उसको कुचल दिया जाता था। ऐसे ही रिवॉल्यूशनरीज को कुचला जाने लगा, इसलिए रिवॉल्यूशनरीज अंडरग्राउंड हो गए, सीक्रेट सोसाइटीज बनाने लगे। मैजनी ने यंग इटली और यंग यूरोप नाम की 2 सीक्रेट सोसाइटी बनाई, अंडरग्राउंड होकर के वो अपना आंदोलन चलाने लग गए, सब छुप गए वहाँ पर। Italy and the German states Mazzini believed the God had intended nations to be natural units of mankind। मैजनी कहता था कि गॉड ने जो है हमको फ्री बनाया, हमें आज़ाद जन्म दिया, आज़ाद पैदा किया, फिर हम गुलाम क्यों रहे। लेकिन जब कंजर्वेटिव रिजाइम आया तो उनको छुपना पड़ा। दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी। और उसका कहना था कि इटली को यूनाइट करना है, जर्मनी को यूनाइट करना, मतलब रिवॉल्यूशन का पर्पस था क्या था कि इटली को अगर हमें जो है नेशन स्टेट बनाना है तो उसका यूनिफिकेशन करना पड़ेगा। इनका मेन पर्पस था नेशन स्टेट का फॉर्मेशन करना रिवॉल्यूशनरीज का, है ना। तो जब ये आई सत्ता इनकी दोबारा, तो ये छुप करके काम करने लगे। अब 1815 से लेकर के 1830 तक यूरोप शांत हो गया, सारे रिवॉल्यूशन शांत हो गए। क्यों? कंजर्वेटिव रिजाइम पावर में थी। अगर आप आंदोलन करेंगे तो बड़ी मुश्किल, एक बार कंजर्वेटिव सत्ता गंवा चुके थे, इसलिए वो इस बार सजग थे, सावधान थे, सेंसरशिप लगा दी उन्होंने इस तरीके से प्रयास किया कि अब दोबारा उनके हाथ से सत्ता जाए नहीं। इसलिए 1815 से लेकर के 1830 तक कोई रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था, फ्रांस ही नहीं पूरे यूरोप कोई रिवॉल्यूशन नहीं हुआ, साफ शांति से चल रहा था। इसके बाद 1830 से शुरुआत हुई। इसीलिए अगला जो आपका टॉपिक है द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 to 1848। फिर 1830 से शुरुआत हुई और 1848 तक फ्रांस में और अदर यूरोपियन कंट्रीज में रिवॉल्यूशंस कहीं ना कहीं चलते रहे। सबसे पहली शुरुआत फिर फ्रांस से हुई। इसीलिए टिक मैट्रिक ने कहा था कि व्हेन फ्रांस स्नीज होल यूरोप कैचेस कोल्ड। जब फ्रांस को छींक आती है तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है। यानी कि 1789 में पहला ठीक कहाँ से हुआ था? फ्रांस से। पहली रिवॉल्यूशन जो डेमोक्रेसी के लिए आई वो कहाँ आई? फ्रांस में। फ्रांस से इसकी शुरुआत हुई और फिर 1830 में दोबारा से फिर फ्रांस से शुरुआत हुई। जो बॉर्बन किंग जिनको कंजर्वेटिव रिजाइम आने पर नेपोलियन की डिफेक्ट के बाद वियना का जो संधि हुई थी उसमें दोबारा से जो सत्ता मिल गई थी उनको हटा दिया। 1830 में जो बॉर्बन किंग था फ्रांस का उसके हाथ से सत्ता फिर से छीन ली। 1815 में उसको सत्ता मिली थी, लुइस फिलिप्स जो किंग बना था उसको हटा दिया गया। इसीलिए टिक ने ये सेंटेंस दिया था। ये कई बार बोर्ड में पूछा जाता है, याद रखना है आपको। किसने कहा था? डिक्वेट्रिक ने कहा था। क्या कहा था? व्हेन फ्रांस स्नीज होल यूरोप कैचेस कोल्ड। जब फ्रांस को छींक आती है तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है ना। तो फिर से फ्रांस से शुरुआत हुई और इसके बाद अपराइजिंग जो है ब्रसेल्स में हुआ, बेल्जियम में हुआ, यूनाइटेड किंगडम में हुआ,
नीदरलैंड में हुआ, जगह जगह रिवॉल्यूशंस होती रही। एन इवेंट दैट मोबिलाइज्ड नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द एजुकेटेड एलिट अक्रॉस यूरोप वाज द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ ओटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। एक और शुरुआत हुई ग्रीक के वार ऑफ इंडिपेंडेंस। पहले तो फ्रांस में शुरुआत हुई, उसके बाद ग्रीस को आज़ादी की लड़ाई लड़ने लगे लोग यूरोप में, क्योंकि ग्रीस ओटोमन एम्पायर के कब्जे में था। हम लोगों ने पढ़ा है एज हिस्ट्री स्टूडेंट्स कि ग्रीस जो था ना, क्रेडल वाज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। यूरोप में सबसे सिविलाइज्ड कंट्री, सबसे डेवलप्ड कंट्री, जिसकी तुलना एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन से की जाती थी, उसका कंटेम्प्रेरी उसको माना जाता था। उस डेवलप्ड कंट्री पर, उस सिविलाइज्ड कंट्री को भी कॉलोनी बना लिया गया था, उस पर कब्जा कर लिया था। किसने? ओटोमन एम्पायर था टर्की का, उसने कब्जा कर लिया था। तो पूरा यूरोप चाहता था कि नहीं, ग्रीस को आज़ाद होना चाहिए, इसलिए बहुत सारे लोग उसकी आज़ादी के लिए खड़े हो गए। लॉर्ड बैरन जो पोएट था ब्रिटेन का, वो तो चंदा करके वहाँ लड़ाई लड़ने गया था और 1824 में उसकी वहाँ डेथ हो गई थी। तो इस तरीके से ग्रीस के लिए जो है आज़ादी की लड़ाई फिर शुरुआत की। फ्रांस में बॉर्बन किंग को हटाया 1830 में, फिर 1832 में ग्रीस को आज़ाद करा दिया। कॉन्स्टेंटिनोपल की ट्रीटी हुई और ग्रीस एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया। फिर है रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। 3.1 आपका जो टॉपिक है, रोमांटिक इमेजिनेशन की शुरुआत की गई। रोमांटिक इमेजिनेशन क्या था? रोमांटिक इमेजिनेशन का यहाँ पर मतलब है कि एंशिएंट जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, जो ओल्ड सॉन्ग्स हैं, जो ओल्ड स्टोरीज हैं, उनके को सुना करके लोगों को मोटिवेट किया जाए, उन्हें बताया जाए कि उनका हिस्ट्री, उनका कल्चर, उनका ट्रेडिशन कितना वैल्यूएबल है और आज दूसरे लोग उन पर कब्जा कर रखे हैं, उनको गुलाम बना लिया गया है, उनको कब्जे में ले लिया गया है, उन्हें उनसे आज़ाद होना है, उन्हें उससे मुक्ति दिलानी है। इस तरीके की बातें हैं। And focused instead on emotions, institution and mystical feelings, the effort was to create a sense of shared collective heritage। और इस सब के पीछे एक ही बात थी, shared collective heritage की फीलिंग जागृत करना लोगों के अंदर कि हमारी भाषा, हमारी कल्चर, हमारी ट्रेडिशन, हमारा हेरिटेज है। अ कॉमन कल्चर पास्ट एज द बेसिस ऑफ अ नेशन। और हम जो नया नेशन बनाएंगे वो कॉमन कल्चरल पास्ट के हिसाब से बनेगा, यानी कि हमारा जो पास्ट था उसके हिसाब से नेशन स्टेट का फॉर्मेशन होना चाहिए। जर्मन फिलोसोफर जॉन गॉटफ्राइड हर्डर थे, उन्होंने कहा था कि जर्मन का जो कल्चर है वो कॉमन पीपल का कल्चर है। इट वॉज द फोक सॉन्ग, फोक पोएट्री, फोक डांसेस, इनकी ट्रू स्पिरिट के द्वारा लोगों को जागृत किया गया। दिस इज कॉल्ड रोमांटिक नेशनलिज्म। स्थानीय गीत, स्थानीय नाटक, स्थानीय कहानियाँ, इनके द्वारा लोगों को मोटिवेट किया गया। एंशिएंट कल्चर के द्वारा लोगों को मोटिवेट किया गया। एम्फेसिस ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेज, वर्नाकुलर लैंग्वेज पे एम्फेसिस किया गया। वर्नाकुलर लैंग्वेज किसे कहते हैं? लोकल लैंग्वेज। हमारी मातृभाषा जिसको हम अपने घरों में बोला करते हैं, सिंथेसिस लैंग्वेज नहीं, आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ की भाषा है ना, अपनी भाषा, उसमें लोगों को बोलना सिखाया गया। लोकल फोक सॉन्ग्स और एंशिएंट नेशनल स्पिरिट को उनके द्वारा जगाया गया। रसिया, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया, इन सब में किया गया। इवन लैंग्वेज ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया नेशनलिस्टिक फीलिंग जगाने। भाई लैंग्वेज तो रोल प्ले करती ही है ना। ब्रिटिशर्स यहाँ आए, खूब उन्होंने इंग्लिश हम पर थोपने की कोशिश की, लेकिन हम जब लड़ाई लड़ रहे थे तो हम अपना बेस, अपना आधार, यूनिटी का आधार किसको बना रहे थे? हिंदी को बना रहे थे या अपनी लोकल लैंग्वेज को बना रहे थे। हम जो कम्युनिकेशन करते थे वो किस में करते थे? अपनी लोकल लैंग्वेज में करते थे, वर्नाकुलर लैंग्वेज में करते थे। तो ये उसका आधार बनी, है ना। 1831 में आर्म रिवॉल्यूशन हुआ रसिया में, रसिया के खिलाफ। कहाँ पर? प्रूसिया में, पोलैंड में। असल में हुआ क्या था कि पोलैंड में कब्जा कर लिया था रसिया ने, और पढ़ाई का माध्यम तो रशियन लैंग्वेज कर ही दी उन्होंने पोलिश लैंग्वेज को बिल्कुल बैन कर दिया पोलैंड में कि आप पोलिश नहीं बोलेंगे, आप रशियन में ही बात करेंगे। इवन द पोप्स वर कॉल्ड, द पादरीज वर कॉल्ड टू
प्रीच इन द रशियन, यहाँ तक कि पादरियों को यहाँ तक कहा गया चर्च गैदरिंग में आप पोलिश लैंग्वेज का यूज़ नहीं करेंगे, आप जो है रशियन लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। जैसे हमसे कहा जाए कि आप रामायण या भागवत, अंग्रेज कहते हैं हमसे कि रामायण आप इंग्लिश में पढ़ेंगे, अब तो गीता और भागवत इंग्लिश में पढ़ी जाएगी, कैसे पॉसिबल है ना, नहीं पॉसिबल था ना। तो ऐसे ही लैंग्वेज ने बड़ा रोल प्ले किया। जब फोर्सफुली रशियन को पोलिश पर इम्पोज किया गया, पोलैंड में रशियन लैंग्वेज को ज़बरदस्ती लागू करने की कोशिश की गई, तो चर्च में जो है जब लोग इकट्ठे होते थे तो इंस्ट्रक्शंस वो पोलिश में देते थे, है ना। अपनी लैंग्वेज को जिंदा रखने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो लैंग्वेज ने, ट्रेडिशन ने, कल्चर्स ने, सॉन्ग ने, प्लेस ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया नेशनल यूनिफिकेशन में। इसी को रोमांटिक नेशनलिज्म कहा जाता है। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, और 1830 में दोबारा से ये जो रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था, इसके पीछे कारण क्या था, रिवोल्ट क्यों था। 1830 में पूरे यूरोप में इकोनॉमी बहुत डाउनफॉल में आ गई थी। एक ऐसा इकोनॉमी क्रिएट हो गया था जो खाने पीने की चीज़ें की कीमतें बहुत बढ़ रही थी, जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो लोगों को नहीं मिल पा रही थी, लोग बहुत कष्ट में थे, इकोनॉमिक डिप्रेशन फैल गया था पूरे यूरोप में, जिसकी वजह से रिवोल्ट शुरू हुआ। जे भूखा क्या न करता, हम में कहावत कहते हैं मरता क्या न करता, तो भूखों मरना, जो व्यक्ति भूखों मर रहा है वो क्या करेगा, वो रिवोल्ट करेगा, सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। सरकार अगर अच्छी नहीं होगी किसी देश में, अगर सरकार की नीतियाँ अच्छी नहीं होंगी, पॉलिसीज अच्छी नहीं होंगी, लोग भूखों मरने लग जाएंगे, लोगों के पास रोजगार नहीं होगा, चीज़ें बहुत महंगी हो जाएंगी, तो लोग क्या करेंगे, लोग रिवॉल्यूशन करेंगे, है ना। तो इसीलिए 1830 में पूरे यूरोप में इकोनॉमिक डिप्रेशन जो आ गया था, उसकी वजह से लोग बहुत परेशान थे। इसीलिए यहाँ पर टॉपिक आया हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। लोग भूखों मर रहे थे, लोग हार्डशिप फेस कर रहे थे, उनके पास पहनने को कपड़ा नहीं था, उनके पास खाने को भोजन नहीं था, ब्रेड की दुकानों के बाहर लाइनें लग रही थी और कई बार नहीं मिलता था लोगों को ब्रेड, खाने के लिए नहीं मिलता था लोगों को, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, उनके पास रहने को घर नहीं था। इसलिए 1830 से फिर से रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई, फिर से जो है लोग सड़कों पर आए और 1848 तक बहुत सारे कंट्रीज जो है ना, 1830 वाज ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। द राइज ऑफ फूड प्राइसेस और ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपुलेशन इन टाउन एंड सिटी कंट्री। गाँव में, देहात में, कस्बों में, शहरों में, सब जगह बड़ा उथल पुथल हो गया था, लोग बहुत परेशान थे। 1848 ऐसा ही एक ईयर था जब बहुत ज़्यादा फूड शॉर्टेज हो गई थी। लोगों ने क्या किया, हमला करना शुरू कर दिया। किन के ऊपर, जो गांव में जमींदार वगैरह होते थे, जो लैंडलॉर्ड होते थे, जो होर्डिंग कर रखे थे ग्रेन की अपने घरों में, उनको लूटना शुरू कर दिया, उनको भगाना शुरू कर दिया, उनके साथ मारपीट शुरू कर दी, है ना। और हालत ये हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोग सड़कों पर आ गए पेरिस में। लुइस फिलिप जो है ना भाग गया देश छोड़ करके, फ्रांस का जो राजा था वो देश छोड़ करके भाग गया और नेशनल असेंबली फिर से प्रोक्लेम की गई और इस बार जो है 21 वर्ष तक की एज के लोगों को राइट टू वोट दे दिया गया। पहले क्या हुआ था, पहले जब रिवॉल्यूशन हुई थी 1789 में, उसके बाद जो राइट टू वोट मिला था वो 25 ईयर्स एंड अबव को मिला था। वो भी किसको, सभी एडल्ट सिटीजन को नहीं मिला था, सभी मेल को भी नहीं मिला था, केवल किसको मिला था, एक्टिव सिटीजन को मिला था। लेकिन इस बार जो है 1830 की रिवॉल्यूशन के बाद 21 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को एडल्ट मेल सफरेज दे दिया गया, यानी फीमेल को फिर भी नहीं मिला। मेल जितने भी थे 21 ईयर्स एंड अबव, और 21 ईयर एज में दे दिया गया, 21 ईयर या उसके अबव के जो भी मेल थे उन सबको दे दिया। 1845 में सिलेसिया में वीवर्स ने आंदोलन किया। वीवर्स ने इसलिए किया कि वहाँ पर जो इंडिया में जैसे गुमास्ता होते थे, ऐसे ही वहाँ एजेंट होते थे जो वीवर्स से बहुत सस्ते में काम कराते थे, उनका एक्सप्लॉयटेशन करते थे, तो उन पर अटैक कर दिया, है ना। तो इस तरीके से फिर से एक नई क्रांति की शुरुआत हुई, द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। जो लिबरल्स थे उन्होंने फिर से रिवॉल्यूशन शुरू किया और सिर्फ फ्रांस में ही नहीं, पूरे यूरोप में
फरवरी 1848 में फ्रांस में जो है मोनार्क ने एब्डिकेट कर दिया, पद त्याग कर दिया, और जो वहाँ पर रिपब्लिक वेस्ट यूनिवर्सल मेल सफरेज शुरू हो गया, यानी कि 1848 में दोबारा से फ्रांस में डेमोक्रेसी, कंप्लीट डेमोक्रेसी आ गई। कंप्लीट डेमोक्रेसी ऐसे क्योंकि सभी मेल को राइट टू वोट मिल गया, और जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, यहाँ पर भी जितने भी लिबरल मेन, वुमेन, मिडिल क्लास के लोग थे सड़कों पर आ गए। दे took the advantage of the growing popular unrest to push their demands for the creation of a nation state on parliamentary principles। सभी लोग पार्लियामेंट का गठन करना चाहते थे। पार्लियामेंट प्रिंसिपल्स के आधार पर जो है पूरे यूरोप में, जर्मनी में, इटली में, फ्रांस में, सब जगह पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की डिमांड होने लग गई, डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक की डिमांड होने लग गई, जिसकी हम बार बार कर रहे हैं। अ कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। क्या क्या मांग थी उनकी? लिबरल्स की कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, संविधान बनाओ, देश संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस पर जो सेंसरशिप लगा रखी थी कि आप मीडिया में कुछ बोल नहीं सकते, आप इसके खिलाफ अखबार में कुछ नहीं छाप सकते, आप प्ले नहीं दिखा सकते, आप बुक्स नहीं लिख सकते, उसको खत्म करने की बात आई। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ये भी था, आप ग्रुप नहीं बना सकते, आप पॉलिटिकल ग्रुप नहीं बना सकते, आप पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बना सकते, इस पर बैन लगा हुआ था। इसके खिलाफ भी लोग खड़े हो गए कि ये नहीं होना चाहिए, इसके खिलाफ भी लोगों में जागृति आई। और जर्मनी में 18 मई 1848 को एक नेशनल असेंबली बनाई। 831 मेंबर्स थे इसमें। इन्होंने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, जो चर्च सेंट पॉल था, वहाँ पर ये सब इकट्ठे हुए और जो है इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। हालांकि इसमें जो सत्ता थी, दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय ए मोनार्की सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट। मतलब मोनार्क तो रहेगा, किंग तो रहेगा, लेकिन वो पार्लियामेंट के आदेश से काम करेगा। लेकिन बाद में इस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को डिसबैंड कर दिया गया था, क्योंकि इनको इसमें जो है पैसे वाले लोग ज़्यादा थे, इसलिए कॉमन पीपल को उनका साथ नहीं मिला और उनको जो है डिसबैंड कर दिया गया। और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो हुई भी थी असेंबली सेंट पॉल चर्च में, उसमें वुमेन को कोई मौका नहीं दिया गया, वुमेन केवल विजिटर्स के रूप में उसमें सम्मिलित की गई, इसलिए भी लोगों में एक तनाव था। कंजर्वेटिव फोर्सेस वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट इन 1848। इसलिए जर्मनी में ये जो लिबरल मूवमेंट हुआ था, कंजर्वेटिव सरकार ने इसको दबा दिया था, इसको कुचल दिया था। और इस तरीके से hence in the year of 1848 the autocratic monarchies of Central and Eastern Europe began to introduce the change। और 1848 में सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप में मोनार्कीज ने चेंज करना शुरू कर दिया। वो जान गए कि पब्लिक जब बिगड़ती है तो फिर कोई शासन और सत्ता नहीं होती। शासन सत्ता के आदेश को फॉलो कौन करता है? सरकार किस पर चलती है? शासन सत्ता हम किस पर चलाते हैं? पब्लिक पर चलाते हैं। पब्लिक ही जब नहीं मानेगी, पब्लिक सड़कों पर आ जाएगी, तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। डेमोक्रेसी में पब्लिक सुप्रीम है, जनता सनातन है, उसके बिना आप सत्ता नहीं चला सकते। इसलिए 1848 के बाद ज़्यादातर जो कंजर्वेटिव रिजाइम्स थे, जो दोबारा से सत्ता पा गए थे नेपोलियन के हारने के बाद ट्रीटी ऑफ वियना में 1815 में, अब उन्होंने चेंज करना शुरू कर दिया, स्लो चेंज करना शुरू कर दिया, कुछ अधिकार देने शुरू कर दिए, है ना। हैब्सबर्ग रूलर्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगेरियन इन 1867। 1867 में हैब्सबर्ग एम्पायर ने हंगेरियन को कुछ आज़ादी दे दी। तो इस तरीके से एक चेंज आया, लोगों को समझ में आने लग गया कि अब जो है ऐसे एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं चलेगी, अब जनता जागरूक हो गई है, इस तरीके से तानाशाही डिक्टेटरशिप चलने वाली नहीं है। तो उन्होंने जो है लोगों को फिर से थोड़ा अधिकार देना शुरू कर दिया कंजर्वेटिव रिजाइम्स ने। सो स्टूडेंट्स, अब हम फोर्थ पार्ट पर आ गए हैं, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। इस पार्ट में हम यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पढ़ेंगे, यूनिफिकेशन ऑफ इटली पढ़ेंगे, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, मतलब ब्रिटेन का भी यूनिफिकेशन पढ़ेंगे, यूके कैसे बना ये भी पढ़ेंगे। तो जर्मनी और इटली, यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि जर्मनी क्या कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ ए नेशन? आर्मी किसी नेशन की आर्किटेक्ट हो सकती है? तो बिल्कुल
हो सकती है ना। जर्मनी में जब यूरोप में ये नेशनलिज्म की फीलिंग आ रही थी तो इटली और जर्मनी उससे अछूते नहीं थे। इटली और जर्मनी में भी लिबरल नेशनलिस्ट के रिवॉल्यूशंस चल रहे थे और वहाँ पर भी बहुत सारे लोग यूनिफिकेशन के लिए तैयार थे। मिडिल क्लास जर्मन जो थे 1848 में उन्होंने अलग अलग रीजन्स में जर्मन कन्फेडरेशन को एक नेशन स्टेट बनाने की कोशिश की। जो 39 पार्ट्स थे जर्मनी के उनको यूनाइट करने के लिए प्रयास किया, नेशन बिल्डिंग की शुरुआत करी। कंबाइंड फोर्सेस मोनार्की एंड द मिलिट्री, मोनार्की और मिलिट्री ने मिलकर के प्रूसिया जो जर्मनी का पार्ट हुआ करता था उस समय पर, उसने अपने अलग जो 39 कन्फेडरेशन थे जर्मनी में, वहाँ के जितने भी बाहरी शासक थे उनको हटा करके पूरे 39 कन्फेडरेशन को एक करके एक जर्मनी बनाने का काम किया और जंकर्स ने उनको सपोर्ट किया। जंकर्स कौन थे? लैंड ओनर्स, जो लैंड ओनर्स थे। और प्रूशियन आर्मी, प्रूसिया का जो चीफ मिनिस्टर था ऑटो वन बिस्मार्क, उसने जो है एक एक करके सभी को वहाँ से हटाया और एक जर्मनी बनाने का काम किया। 3 wars over 7 years, 7 साल में 3 युद्ध लड़े उसने, ऑस्ट्रेलिया के साथ, डेनमार्क के साथ, फ्रांस के साथ, और उसमें प्रूसिया की जीत हुई और 1871 में यूनिफिकेशन हो गया जर्मनी का। प्रूसिया का जो किंग था विलियम फर्स्ट, वो यूनाइटेड जर्मनी का पहला एम्परर बना, पहला किंग बना और वर्साइल्स में एक सेरेमनी हेल्ड किया गया 18 जनवरी 1871 को, जिसमें उसने ओथ लिया जर्मन एम्परर के रूप में। और इसका जो आर्किटेक्ट माना जाता है वो माना जाता है ओटो वन बिस्मार्क को। ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रूसिया। कई बार बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि जर्मन यूनिफिकेशन का आर्किटेक्ट कौन था, तो वो ओटो वन बिस्मार्क था। कौन था ओटो वन बिस्मार्क? चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रूसिया, वो प्रूसिया का चीफ मिनिस्टर हुआ करता था। गैदर्ड इन द अनइटेड हॉल ऑफ मिरर्स इन द पैलेस ऑफ वर्साइल्स टू प्रोक्लेम द न्यू जर्मन एम्पायर हेडेड बाय कैसर विलियम फर्स्ट ऑफ प्रूसिया। और कैसर विलियम फर्स्ट जो प्रूसिया का शासक था वो यूनाइटेड जर्मनी का पहला शासक बना 18 जनवरी 1871 को। आर्मी ने, प्रूशियन आर्मी ने, लैंड ओनर्स ने और कॉमन पीपल ने मिल करके जितने भी बाहरी शक्तियाँ थी जर्मनी के अलग अलग पार्ट्स में जिनकी सत्ता थी उन सबको हटा दिया। 7 सालों में 3 युद्ध लड़े उन्होंने और ऑस्ट्रिया को, डेनमार्क को, फ्रांस को, सबको हरा करके यूनाइटेड जर्मनी बनाने का काम किया। नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ द प्रूशियन स्टेट पावर। और प्रूशियन स्टेट पावर का यूनाइटेड जर्मनी में डोमिनेंस हो गया। क्यों? क्योंकि प्रूसिया का किंग जो था कैसर विलियम फर्स्ट, वो यूनाइटेड जर्मनी का किंग बना। प्रूसिया का जो चीफ मिनिस्टर था उसने यूनिफिकेशन में सबसे बड़ा रोल प्ले किया। इसलिए जो रूल्स रेगुलेशंस यूनाइटेड जर्मनी में स्टार्टिंग में फॉलो किए गए वो प्रूशियन मॉडल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था। प्रूसिया में जो सिस्टम चलता था, जो रूल्स रेगुलेशन चलते थे, वो जर्मनी में भी चलते थे। इस तरीके से जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ। जर्मन यूनिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है इटली यूनिफाइड। इटली का यूनिफिकेशन, ये भी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइक जर्मनी, इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। जर्मनी की तरीके से इटली का भी इतिहास पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन का था, यानी कि इटली भी टुकड़ों में बटा हुआ था। इटली भी यूनाइटेड नहीं था। 7 पार्ट्स थे इटली के और जिस 7 में से एक केवल सर्डिनिया, पिडमोंट ऐसा था जहां पर इटली के ही लोगों का शासन था, इटालियन वंश का शासन था। बाकी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग बाहर के लोग शासन कर रहे थे, प्रिंसली हाउसेस थे। नॉर्थ जो है वो ऑस्ट्रेलियन हैब्सबर्ग एम्पायर के कब्जे में था। सेंटर पर पोप का कब्जा था। साउदर्न रीजन पर जो है बॉर्बन किंग स्पेन के थे, उनका कब्जा था। और इटालियन लैंग्वेज भी वहाँ नहीं बोली जाती थी। तो 1830s में आपने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था गैसिम मैज़नी इटालियन रिवॉल्यूशन हुआ था, जिसने यंग इटली, यंग यूरोप नाम की सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई थी और जिसने नारा दिया था कि वी आर बॉर्न एज फ्री, गॉड हैज़ क्रिएटेड अस एज अ फ्री मैन।
ईश्वर ने हमें आज़ाद बनाया है तो फिर हम गुलाम क्यों हैं, है ना। तो उसने जो यूनिटी इटालियन रिपब्लिक के लिए जो भी प्रोग्राम चलाया था, उसने जो सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई थी यंग इटली, है ना, इन सब ने मिलकर के 1831 से लेकर के 1848 तक कई बार प्रयास किया और इस तरीके से फिर सैडोनिया पीडमोंट का जो किंग था विक्टर इमानुएल, उसने जो है जैसे प्रूशिया में कैसर विलियम फर्स्ट और उसका चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क ने मिलकर के जर्मनी का यूनिफिकेशन कराया, ऐसे ही इटालियन यूनिफिकेशन का आर्किटेक्ट जो कहा जाता है वो सर्डिनिया पीडमोंट का जो चीफ मिनिस्टर था कैमलिन डी कैवर, यानी कि वहाँ पर जर्मनी में ओटो वन बिस्मार्क और कैसर विलियम फर्स्ट ने जर्मनी का यूनिफिकेशन किया था। ऐसे ही सर्डिनिया पीडमोंट का जो किंग था विक्टर इमानुएल सेकेंड और उसका जो चीफ मिनिस्टर था कैमलिन डी कैवर, उसने वहाँ की पब्लिक के साथ मिलकर के बाहरी जितने भी रूलर्स थे उनको इटली के से बाहर करके पूरे 7 जो इटली के पास थे उन सबको मिला करके एक यूनिफाइड इटली बनाने का काम किया। जो इटालियन थे नीदर अ रिवॉल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट, जो कैबलोन था वो ना तो रिवॉल्यूशनरी था ना डेमोक्रेट था, लेकिन फिर भी वो इटालियन यूनिफिकेशन चाहता था। थ्रू अ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस, उसने फ्रांस के साथ कैवर ने, जो कैमलिन डी कैवर था चीफ मिनिस्टर सर्डिनिया पीडमोंट का, उसने फ्रांस से समझौता किया। फ्रांस से समझौता करने के बाद उसने ऑस्ट्रिया को हरा दिया 1859 में, है ना। फिर जैसे गैरीबाल्डी ने आर्मी बनाई थी रेड्स इन 1860, दे मार्च इनटू द साउथ इटली एंड किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज किंगडम्स को उन्होंने 1859 में ऑस्ट्रिया को हराया, 2 सिसिलीज पर कब्जा किया 1860 में। इस तरीके से लोकल पीजेंट्स का भी उनको सपोर्ट मिला और फिर स्पेनिश रूलर्स को 1861 में हरा करके विक्टर इमानुएल सेकेंड जो है किंग ऑफ यूनाइटेड इटली बन गया, यानी कि इटली का यूनिफिकेशन 1861 में हो गया। और जो विक्टर इमानुएल सेकेंड था सर्डिनिया पीडमोंट का किंग, वो यूनाइटेड इटली का पहला किंग बना और इटालियन यूनिफिकेशन का जो आर्किटेक्ट था वो कैमलिन डी कैवर था। The peasants masses who had supported Garibaldi in southern Italy had never heard of Italia and believed that I am Seven Alia was Victor Emmanuel's wife। और कॉमन पीपल जो गैरीबाल्डी को सपोर्ट कर रहे थे इस इटालियन यूनिफिकेशन में, उनको तो ये नहीं पता था कि इटालिया क्या है, लाटालिया क्या है, मतलब इटालियन लैंग्वेज है ये, उसको सोचते थे विक्टर इमानुएल सेकेंड की वाइफ का नाम है। तो इटली इस तरीके से यूनाइटेड हुआ और ये कोई सडन अपील नहीं था, सडन रिवॉल्यूशन नहीं था, ये बहुत लोगों ने जो है लड़ाई लड़ करके कई सालों तक लड़ाई लड़ने के बाद 1859, 1860, 1861 कई सालों तक लड़ करके तब इटली का यूनिफिकेशन इस तरीके से हुआ। विक्टर इमानुएल सेकेंड जो था वो यूनाइटेड इटली का पहला किंग बना। अब बात आती है स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन की। ब्रिटेन थोड़ा अलग केस है। ब्रिटेन रिवॉल्यूशन के द्वारा नहीं बना। ग्रेट ब्रिटेन जो है टैक्टफुल तरीके से बना है। ग्रेट ब्रिटेन जो है ना, यहाँ पर अगर बात करें तो ब्रिटेन जो है आज जो बना हुआ है वो आयरिश, स्कॉटिश, वेल्स और इंग्लिश को मिला करके बना हुआ है। आयरिश मतलब आयरलैंड, स्कॉटिश मतलब स्कॉटलैंड, वेल्स और इन सबको मिला करके बना है। किसी एक रिवॉल्यूशन के द्वारा ये नहीं बना, ये लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस के द्वारा ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हुआ था। प्राइमरी आइडेंटिटी जो इनकी है वो वही है, आइजल्स, वेल्स, स्कॉट और आयरिश ना। ये सारे जो एथनिक ग्रुप थे इनका अलग अलग कल्चर था, इनका अलग अलग पॉलिटिकल ट्रेडिशन था। इंग्लिश नेशन जो है धीरे धीरे, यानी कि इंग्लैंड के लोग जो थे ना वेल्थ में, पावर में धीरे धीरे बढ़ते चले गए और उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा लिया। किस पर? वेल्स पर, आयरिश पर, स्कॉटिश पर, है ना। इंग्लिश पार्लियामेंट
को पावर मिला 1668 में, यानी कि इंग्लैंड में मोनार्की 1668 में ख़त्म हुई और वहाँ डेमोक्रेसी आ गई। उसके बाद उन्होंने शुरू किया अपने आप को बढ़ाना, है ना। इंग्लैंड सेंटर बना इस पूरे यूनिफिकेशन का। एक्ट ऑफ यूनियन पास हुआ 1707 में, किसके बीच में? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में। एक्ट ऑफ यूनियन के द्वारा दोनों देश मिल गए और फॉर्मेशन हो गया यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन का, यानी कि 1707 से पहले कोई यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन नहीं था। इंग्लैंड था, स्कॉटलैंड था, आयरलैंड था और वेल्स था। ये अलग अलग हिस्सों में बटे हुए थे। तो सबसे पहले इंग्लैंड ने अपने इन्फ्लुएंस के द्वारा क्या किया? एक्ट ऑफ यूनियन के द्वारा एक ट्रीटी कर ली स्कॉटलैंड के साथ में, और फिर दो कंट्री मिल करके एक नया यूनाइटेड नेशन बन गए, जिसका नाम उन्होंने यूके रखा, यूनाइटेड किंगडम रखा। उसी को यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। फिर ब्रिटिश आइडेंटिटी इसमें मेन हो गई। स्कॉटलैंड की जो भी आइडेंटिटी थी, उनकी कल्चर, उनकी ट्रेडिशन, उसको दबा दिया गया, है ना। विरोध भी हुआ थोड़ा बहुत, लेकिन बाद में उसको दबा दिया गया, कुचल दिया गया। कैथोलिक जो थे वहाँ पर स्कॉटलैंड में, उन्होंने प्रयास किया लेकिन उनको रिप्रेस कर दिया गया। टेरिबल सफरिंग हुई उनकी, टेरिबल रिप्रेशन हुआ और फिर स्कॉटलैंड जो है तब से इंग्लैंड का हिस्सा हो गया। आयरलैंड सफर्ड अ सिमिलर फेट, यही आयरलैंड के साथ भी हुआ। आयरलैंड जो है ना कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में डिवाइडेड था। क्रिश्चियन थे वहाँ, कुछ कैथोलिक्स थे और कुछ प्रोटेस्टेंट थे। इंग्लिश ने प्रोटेस्टेंट की हेल्प कर दी और आपस में लड़ा दिया। डिवाइड एंड रूल, वो तो इंडिया में भी कर रहे थे डिवाइड एंड रूल, वही डिवाइड एंड रूल वहाँ उन्होंने आयरलैंड में भी किया। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट को आपस में लड़ाया और उनको लड़ा करके जो है एक को सपोर्ट कर दिया, है ना। एस्टैब्लिश डोमिनेंस ओवर अ लार्जली कैथोलिक कंट्री, कैथोलिक्स ज़्यादा थे, प्रोटेस्टेंट कम थे, तो कैथोलिक प्रोटेस्टेंट को दबाते थे, तो इंग्लैंड ने प्रोटेस्टेंट का सपोर्ट कर दिया और कब्जा कर लिया उस पर। ब्रिटिश डोमिनेंस वाज सप्रेस्ड आफ्टर अ फेल्ड रिवोल्ट लेड बाय वुल्फटन। वुल्फटन एक लीडर था वहाँ का, उसने यूनाइटेड आयरिशमैन के नाम से 1798 में जो है आंदोलन भी चलाया ब्रिटेन के खिलाफ, लेकिन उसको कुचल दिया गया और 1801 में आयरलैंड भी यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा हो गया। तो पहले स्कॉटलैंड 1707 में, फिर 1801 में आयरलैंड। 100 साल का लगभग 94 ईयर्स का डिफरेंस था एक दिन में। इसीलिए तो स्टेंस केस ऑफ ब्रिटेन कहा गया है। एक दिन में या एक साल में या 10-20 साल में नहीं बना यूके। कहाँ 1707 में स्कॉटलैंड को मिलाया, फिर 1801 में आकर के आयरलैंड मिला। इतना लंबा समय लगा इनको। इस तरीके से न्यू ब्रिटिश नेशन वाज फॉर्म्ड थ्रू द प्रोपोगेशन ऑफ डोमिनेंस इंग्लिश कल्चर। और जब इंग्लैंड में आयरलैंड को भी मिला लिया, स्कॉटलैंड को भी मिला लिया, तो बाद में सबकी कल्चर खत्म, सिर्फ एक कल्चर बची, वो थी इंग्लिश कल्चर। इंग्लैंड का जो झंडा था यूनियन जैक, वो यूनाइटेड किंगडम का झंडा हो गया। इंग्लैंड का जो नेशनल एंथम था गॉड सेव आवर नोबल किंग, वो यूनाइटेड किंगडम का नेशनल एंथम हो गया। कुल मिलाकर के सबकी पहचान खत्म हो गई। आयरिश की पहचान खत्म हो गई, स्कॉटिश की पहचान खत्म हो गई, वेल्स की पहचान खत्म हो गई। एक पहचान बची, वो इंग्लिश की बची, इंग्लैंड की बची। उन्होंने जो है कब्जा कर लिया है, डोमिनेंस कर लिया स्कॉटिश के ऊपर, आयरिश के ऊपर। उनका इंग्लिश का जो नेशनल सॉन्ग था, नेशनल एंथम था, वो उनका नेशनल एंथम हो गया। उनका जो फ्लैग था यूनियन जैक, वो उनका फ्लैग हो गया। और जो लैंग्वेज थी इंग्लिश, वो उनकी लैंग्वेज हो गई। इस तरीके से ब्रिटेन जो है यूनाइटेड हुआ, ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक है विजुअलाइजिंग द नेशन। इन लोगों ने जब यूनिफिकेशन किया, नेशनल यूनिफिकेशन किया, जब नेशन बनाया, राष्ट्र बनाया, तो विजुलाइज कैसे किया नेशन को? तो नेशन को विजुलाइज करने के लिए इन्होंने एलोगरीज ली, फीमेल फिगर्स लिए, इन्होंने फ्लैग्स लिए, लैंग्वेज, कल्चर, ट्रेडिशन, सॉन्ग, प्लेज, ड्रामास, बुक्स, सबका यूज किया। तब जाकर के लोगों के अंदर जो है नेशन के प्रति इन्होंने भावनाएं जगाई। फीमेल फिगर सबसे इम्पोर्टेंट थे, फीमेल एलोगरीज सबसे इम्पोर्टेंट थी।
है ना। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो आर्टिस्ट थे उन्होंने फीमेल एलेगोरी को यूज किया। वो कौन सी थी? जैसे रिपब्लिक, जस्टिस, इन सब के लिए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, है ना। जस्टिस में ब्लाइंड फोल्डेड आँख बंद करके और एक जो है स्केल लेकर के महिला को दिखाते हैं, है ना। जस्टिस के लिए दिखाते हैं, रिपब्लिक के लिए भी उसी को दिखाते हैं, है ना। तो लिबर्टी आर द रेड कैप, ब्रोकन चेन, जस्टिस, ये सारी चीज़ें जो हैं नेशन को विजुलाइज करती हैं। ब्रोकन चेन मतलब हम फ्री हो गए, इस तरीके से दिखाना। हाँ, मैरियाना, फ्रांस में जो था क्रिश्चियन मैरियाना को पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है, उसको लिबर्टी का प्रतीक मान लिया गया। लिबर्टी एंड द रिपब्लिक, रेड कैप, टिकलर, कॉकेट, स्टैच्यू ऑफ मैन हो गई। जर्मेनिया में स्टैच्यू ऑफ जर्मनी में विजुलाइज किया, उससे रिप्रेजेंटेशन किया नेशन का। जैसे हम भारत में भारत माता से रिप्रेजेंट करते हैं, ओक लीव्स सोड में बांध करके जर्मन को हीरोज का प्रतीक माना जाता है। तो इस तरीके से फीमेल फिगर्स लिबर्टी, जस्टिस और इस सब के लिए दिखाया गया। ब्रोकन चेन को सिंबल माना गया। ब्रोकन चेन मतलब बीइंग फ्री। ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल, सिंबल ऑफ द जर्मन एम्पायर, स्ट्रेंथ, जर्मनी के एम्पायर और स्ट्रेंथ का ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल दिखाया गया। क्राउन ऑफ ओक लीव्स किस लिए दिखाई जाती है? हीरोज के लिए। सोर्ड, अगर तलवार है किसी के हाथ में तो इसका मतलब रेडी टू फाइट, लड़ने के लिए तैयार है। ओलिव ब्रांच अराउंड द सोर्ड, सोर्ड में अगर ओलिव ब्रांच बांध दी गई तो इसका मतलब हम पीस करना चाहते हैं, हम शांति करना चाहते हैं। ब्लैक, रेड एंड गोल्ड ट्रिकलर, ये फ्लैग था रिबेलियन नेशनलिस्ट का 1848 में, जिसको बैन कर दिया गया था जर्मनी में। रेज ऑफ द राइजिंग सन मतलब बिगनिंग ऑफ अ न्यू एरा। तो ये ब्रोकन चेन, ब्रेस्ट पेटल विथ ईगल, क्राउन ऑफ ओक लीव, सोर्ड, ओलिव ब्रांच, ब्लैक, रेड एंड ट्रिकलर फ्लैग, रेज ऑफ राइजिंग सन, ये सब विजुअलाइज करते हैं नेशन को। फीमेल एलेगोरी, मैरियाना, जर्मेनिया, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, है ना, ब्लाइंड फोल्डेड आईज, स्केल विथ वुमेन, ये सब जो है ना फीमेल फिगर्स हैं, एलेगोरी है जो नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लास्ट टॉपिक पर आ गए, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। देखिए शुरुआत तो नेशनलिज्म से हुई थी, बात आकर के खत्म हो गई इंपीरियलिज्म में। सबसे जो सीरियस मामला है कि नेशनलिज्म जो है बहुत नैरो क्रीडेड हो गया था। मतलब जब नेशनल स्टेट्स का फॉर्मेशन करते लास्ट में जब पहुंचे नेशनलिस्ट, तो वो आपस में ही लड़ने लगे क्रेडिट लेने के लिए। किसी को यहाँ शासक बनना था, यूनिफिकेशन के बाद जो भी रिवॉल्यूशनरीज थे वो पावर पाना चाहते थे। अब वो छोटी छोटी बातों में आपस में ही लड़ने लग गए थे, उनमें आपस में बहुत डिस्प्यूट हो गया था, आपस में बहुत विद्रोह हो गया था, है ना। इसलिए जो है वो एक दूसरे के साथ आपस में ही लड़ने लग गए थे। उनका जो पर्पस था नेशन स्टेट का फॉर्मेशन, उनका पर्पस जो था डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक स्टैब्लिश करना, वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। बिकेम अ नैरो क्रीड विथ लिमिटेड एंड्स। जो नेशनलिज्म था वो लिमिटेड एंड्स की तरफ आ गया था, नैरो क्रीड्स की तरफ बढ़ गया था, है ना। रेगुलर डेमोक्रेटिक जो सेटलमेंट्स थे फर्स्ट हाफ में 20th of the century had become narrow creed with limited ends, वो लिमिटेड एंड्स की तरफ बढ़ गए थे। और सबसे जो सीरियस टेंशन था वो एरिया था बाल्कन्स का। 1871 में बाल्कन्स का जो एरिया था वो बड़ा एरिया था यूरोप का, जिस पर बड़ी बड़ी शक्तियां कब्जा करना चाहती थी। इनमें रोमानिया था, बुल्गारिया था, अल्बेनिया था, ग्रीस था, मैसेडोनिया था, क्रोशिया था, बोस्निया था, हर्जेगोविना था, स्लोवेनिया था, सर्बिया था, मोंटीग्रो था, है ना। ये सब स्लैव्स के नाम से जाने जाते थे और ज़्यादातर हिस्सों पर ओटोमन एम्पायर का कब्जा था। लेकिन सब आज़ाद होना चाहते थे। धीरे धीरे ओटोमन एम्पायर के हाथ से निकलते जा रहे थे और अपनी अपनी अलग पहचान बनाते जा रहे थे। बाल्कन जो पीपल थे उनका ये क्लेम था कि हम इंडिपेंडेंट हुआ करते थे, पहले हमारे अपने पॉलिटिकल राइट्स होते थे, हमारी अपनी नेशनलिटी होती थी, लेकिन
बाहरी पावरों ने आकर के हम पर कब्जा कर लिया है। तो जो स्लेविक नेशनलिस्ट थे वो अपनी आइडेंटिटी और इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। कुल मिलाकर के उस ज़माने के जो बड़े बड़े पावर थे, चाहे वो रशिया हो, चाहे जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रिया हो, हंगरी हो, सब इस इलाके पर कब्जा करना चाहते थे, क्योंकि ये इलाका जो है ना, ये इलाका बहुत ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेस और नेचुरल रिसोर्सेस से भरा हुआ था। इसलिए जितने भी यूरोपियन पावर थे, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस, ये सब जो है इस इलाके पर कब्जा करना चाहते थे। और जो यहाँ के लोग थे वो आज़ाद होना चाहते थे, वो अपनी अलग इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी कायम करना चाहते थे। ज़्यादातर एरिया पर टर्की के ओटोमन एम्पायर का कब्जा था। सब धीरे 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 उनके हाथ से फिसलते जा रहे थे, आज़ाद होते जा रहे थे। और रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, फ्रांस, ये सब आपस में लड़ रहे थे। इसी को करते 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 1914 तक पहुंच गए ये लोग। और रिसोर्सेज पर कब्जे, इन्हीं रिसोर्सेज पर कब्जे को लेकर के, बाल्कन स्टेट्स पर कब्जे को लेकर के, एशिया और अफ्रीका में कॉलोनी बनाने को लेकर के जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, रशिया आपस में लड़ते लड़ते 1914 में आ गए और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसी का रीज़न बन गया। यानी कि ये जो नेशन स्टेट के फॉर्मेशन का जो आइडिया था वो धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते क्रीड में आ गया, ग्रीड की तरफ बढ़ गया, लालच में आ गया, नैरो सोच हो गई लोगों की, दूसरों पर कब्जा करने की सोच हो गई, दूसरों को अपने स्टेट में मिलाने की सोच हो गई। और 1914 में जितने भी ये यूरोपियन पावर थे 19th सेंचुरी के, वो एक दूसरे को अपोज करने लग गए। इंपीरियल डोमिनेशन की वजह से एंटी इंपीरियलिज्म मूवमेंट्स चलने लग गए यहाँ पर, और फिर बाद में इसी की वजह से इनके बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। So this was your first chapter of history. I have explained in very simple way. If any problem is there, you can send me the comments. कमेंट में आप अपनी बात रख सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है, आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा और बहुत आसान तरीके से दिया जाएगा। और आगे भी मैं और वीडियोस अभी लेकर के आऊँगा, हिस्ट्री के भी सभी चैप्टर्स के, पॉलिटिकल साइंस के सभी चैप्टर्स के, ज्योग्राफी के भी सभी चैप्टर्स के, इकोनॉमिक्स के 3 चैप्टर्स के वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ। एक चैप्टर बचा है, उसका भी वीडियो एक आध दिन में आ जाएगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इम्पोर्टेंट वीडियोज़ देखते रहें, जो आपकी बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।